प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, लेक्चर नंबर 6। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, लेक्चर नंबर 6। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसके अंतर्गत हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत के आचार्यों ने प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत, रामायण इत्यादि के अंतर्गत और भी साहित्यिक ग्रंथ हैं काफ़ी। इनमें राज्य के क्या उद्देश्य बताए गए हैं और राज्य के कार्यों के बारे में क्या कुछ कहा गया है। हालांकि यहाँ अगर हम इन सब का निचोड़ निकालें तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के कार्यों के बारे में ये कहा स्पष्ट रूप में कि राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए, और राज्य के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य अपने आप में साधन होगा, जबकि व्यक्ति अपने आप में क्या होगा, साध्य होगा। अर्थात राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का जो उद्देश्य माना गया है जन कल्याण माना गया है। और अगर हम राज्य के कार्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य के कार्य क्षेत्र को केवल हम एक ही सेंटेंस में इसको स्पष्ट कर सकते हैं। क्या? प्रजा रंजन, प्रजा रक्षण। मतलब प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप में कह दिया था कि राज्य के द्वारा प्रजा रंजन और प्रजा रक्षण से संबंधित कार्य किया जाएगा। प्रजा रंजन का मतलब होता है जन कल्याण से संबंधित कार्य, और प्रजा रक्षण का मतलब होता है जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। तो ये एक मतलब पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपको ये बातें बताई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का क्या उद्देश्य माना जाता था और राज्य का कार्य क्षेत्र के बारे में प्राचीन भारत के आचार्यों ने क्या कुछ कहा है। इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। हमने इसके लिए पहला पार्ट इधर तैयार किया है, राज्य के उद्देश्य, और दूसरा पार्ट इधर है, राज्य के कार्य। मतलब राज्य के उद्देश्य और राज्य के कार्य के बारे में प्राचीन भारत के आचार्यों ने क्या कुछ विचार दिए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले मैंने नोट किया है, क्योंकि जब तक आप ये बातें नहीं समझेंगे तब तक मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ सकेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्मशास्त्रों का मतलब जैसे मनु की जो रचना है मनुस्मृति, मनुस्मृति में 12 अध्याय है बेटा। 7वां अध्याय राजशास्त्र संबंधित है। बाकी इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना कैसे हुई है, पाप पुण्य, श्राद्ध पक्ष इत्यादि के बारे में व्यापक रूप में चर्चा की गई। ये मैं जब मनु पढ़ाऊंगा तो उस समय मनुस्मृति की जो विषय वस्तु होगी उसमें ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो धर्म शास्त्रों का मतलब है जैसे मनु की मनुस्मृति। नीति शास्त्रों का मतलब होता है जैसे कि शुक्र का शुक्र नीति सार है, कामंदक का कामंदकीय नीति सार। अर्थशास्त्रों का मतलब होता है जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। तो इन सभी रचनाओं के अंतर्गत राज्य के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र के बारे में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में महाभारत और रामायण में भी राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। और इसी के साथ में अगर इन सब का निचोड़ निकाल कर हम कहें तो ये कहेंगे प्राचीन भारत के आचार्यों ने विशेषकर मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य आदि में जैसे बृहस्पति हैं, सोमदेव सूरी हैं, दुनिया भर के भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। तो इनमें मैंने जो मुख्य उनके नाम लिए फिर से दोहरा रहा हूँ। मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव सूरी आदि ने वास्तविक रूप में अपनी रचनाओं के अंतर्गत राज्य के उद्देश्य और कार्यों का विस्तृत रूप में उल्लेख किया है। तो इन सभी आचार्यों के आधार पर ही हम आज आपको ये बताएंगे, इन सभी शास्त्रों के आधार पर, मतलब धर्म शास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों के आधार पर ये बताएंगे कि प्राचीन भारत में राज्य का क्या उद्देश्य माना जाता था और राज्य के कार्यों के बारे में इन आचार्यों के, प्राचीन भारतीय आचार्यों के क्या विचार थे। तो दो बातों पर चर्चा होगी, राज्य का उद्देश्य और राज्य के कार्य। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं हम। यस, राज्य के उद्देश्य।
प्राचीन भारत के आचार्यों ने, जिसके अंतर्गत मनु, कौटिल्य, शुकर, भीष्म हैं। इसके बाद में यहाँ हम कहेंगे कामंदक, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव सूरि आदि ने राज्य के उद्देश्य के बारे में क्या कहा है, या धर्मशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, महाभारत में, रामायण में राज्य के उद्देश्य के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, ये सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए बेटा, राज्य के उद्देश्य को ले रहे हैं अब हम, नोट करें। प्राचीन भारतीय विचारकों के द्वारा, बेटा ध्यान दें, क्या प्राचीन भारतीय, मैंने यहाँ इसको संक्षेप में लिखा है, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा, ये सारे विचारक आ गए इधर प्राचीन भारत के, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा राज्य के उद्देश्य के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया था। नोट करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया था, मतलब राज्य के उद्देश्य के बारे में धर्मशास्त्रों में, अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में या प्राचीन भारत के आचार्यों जैसे मनु, कौटिल्य, शुकर, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, सोमदेव सूरि, बृहस्पति इत्यादि ने राज्य के जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया। यहाँ पर कपोल कल्पना नहीं की गई है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक नजरिया अपनाया गया। मतलब राज्य के बारे में यहाँ जो प्राचीन भारतीय आचार्यों का दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, वो व्यवहारिक था, काल्पनिक नहीं था, व्यवहारिक था। कैसे? जैसे न तो पश्चिम के अराजकतावादियों की तरह है और व्यक्तिवादी विचारकों की तरह है राज्य को अनावश्यक माना और अनुपयोगी माना। मतलब वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के आचार्यों ने, जैसे मनु, कौटिल्य, शुकर, है ना, प्राचीन भारत के आचार्यों ने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की तरह, पश्चिम के राजनीतिक जो विचारक हैं, जैसे इसके अंतर्गत पश्चिम में अराजकतावादी विचारधारा चलती है, तो अराजकतावादी विचारधारा राज्य को बेटा अनावश्यक मानती है, अनुपयोगी मानती है, जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य को आवश्यक बुराई मानती है, कि भाई राज्य लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन राज्य के द्वारा हिंसा की जाती है, इसलिए बुराई है। तो व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई माना, जबकि अराजकतावादियों ने राज्य को अनावश्यक और अनुपयोगी माना कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। लेकिन प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य को ना तो अनावश्यक कहा, ना अनुपयोगी कहा और ना आवश्यक बुराई कहा, बल्कि राज्य को व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक संस्था माना, उपयोगी संस्था माना, आवश्यक संस्था माना। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है बेटा, चलिए। और इसके बाद में आगे है, और न ही हीगल की तरह साध्य, मतलब न ही प्राचीन भारत के आचार्यों ने मनु, कौटिल्य, शुकर, भीष्म, याज्ञवल्क्य, कामंदक, बृहस्पति, सोमदेव सूरि, इन सभी ने वास्तविक रूप में राज्य को जो है बेटा साधन माना है, न ही हीगल की तरह साध्य, जबकि पश्चिम की हीगल ने राज्य को साध्य माना है, और व्यक्ति को क्या बना दिया, साधन बना दिया, उपकरण बना दिया। लेकिन भारत के आचार्यों ने कभी भी राज्य को साध्य नहीं माना, राज्य को एक साधन माना है, जबकि व्यक्ति को अपने आप में साध्य बतलाया कि व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति के द्वारा अपने हित के लिए राज्य और समाज की स्थापना की जाती है, इसलिए व्यक्ति अपने आप में साध्य है, जबकि राज्य साधन है। इसलिए हम कहेंगे कि प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने या प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के उद्देश्य के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बेटा। नेक्स्ट बात मैंने लिखी है, व्यक्ति स्वयं ध्येय है, अर्थात वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने स्पष्ट रूप में कहा कि व्यक्ति स्वयं ध्येय है, मतलब व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ हीगल तो साधन बता रहे हैं, व्यक्ति को साधन बता रहा है, ये विचारधारा गलत है, व्यक्ति किसी का साधन हो ही नहीं सकता है। भाई हम तो ये कहेंगे सरकार के द्वारा किसी भी रूप में यदि व्यक्ति के हित के विपरीत या व्यक्ति के अहित के लिए कोई कानून बनाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र है कि सरकार के कानूनों का वह विरोध कर सके। और कोई भी परंपरा प्रथा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का अहित हो रहा, तो ऐसी परंपरा प्रथा का भी विरोध किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में साध्य है। और जब व्यक्ति अपने आप में साध्य है तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति होने के नाते अपने आप में सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोड़ा जा सकता है।
व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, गौरव से संपन्न है, इसलिए इसको किसी भी रूप में संपत्ति से, जाति से नहीं तोला जा सकता। व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है और राज्य और समाज ये सब इसके क्या है, साधन है। ठीक है बेटा, चलिए, व्यक्ति स्वयं ध्येय है या साध्य है और राज्य एवं सामाजिक जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति का आत्मिक विकास है। क्या है, आत्मिक विकास है। इसलिए राज्य अपने आप में एक क्या बन जाता है बेटा, साधन बन जाता है और व्यक्ति अपने आप क्या बन जाता है, साध्य बन जाता है। तो ये प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट, आप चाहें तो पॉइंट सुना सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। और में क्या लिखेंगे आप, राज्य के सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान धर्म के लिए सुरक्षित था। कोई भी राज्य उस मात्रा में अच्छा या बुरा समझा जाता था जिसमें कि वह धर्म का पालन करता था। मतलब प्राचीन भारत के आचार्यों ने, प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने, प्राचीन भारत के धर्म शास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कोई भी राज्य उस मात्रा में अच्छा या बुरा समझा जाता था जिसमें कि वह धर्म का पालन करता था। मतलब जहाँ कहीं भी धर्म का अच्छे से पालन किया जा रहा है वह राज्य अच्छा है और जहाँ धर्म का पालन नहीं हो रहा वह राज्य अच्छा नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ होगा जैसे स्वयं व्यक्ति की व्यक्तिगत स्तर के ऊपर क्या कर्तव्य हैं, इसी के साथ में जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए। 4 आश्रम कौन कौन से हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष मानी जा गई थी, तो उस समय व्यक्ति को औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो यहाँ सभी आचार्यों ने ये कहा है कि भाई समाज व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए राज्य को ये देखना होगा, राजा को ये देखना होगा कि वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन व्यक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 5वीं बात आती है इसमें, जनता का सर्वांगीण विकास मुख्य ध्येय। अर्थात प्राचीन भारत के आचार्यों ने जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव, सूर्य, इन सभी ने या धर्म शास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, रामायण, महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि जनता का सर्वांगीण विकास मुख्य ध्येय। मतलब राज्य का जो मुख्य ध्येय है वह है लोगों का, जनता का सर्वांगीण विकास। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप में विकास हो, राज्य के द्वारा ये ध्येय सामने रखा जाएगा। अगला है धर्म पालन, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय आधारभूत उद्देश्य है। प्राचीन भारत के आचार्यों ने, प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि धर्म का पालन करना, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का पालन राजा कराए, शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की है, सुरक्षा और न्याय ये सभी जो हैं ये राज्य के आधारभूत उद्देश्य हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का जो आधारभूत उद्देश्य माना गया था, क्या माना गया था, मुख्य ध्येय तो है जनता का सर्वांगीण विकास, इसी के साथ में धर्म पालन, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय, ये राज्य के आधारभूत उद्देश्य माने जाते थे प्राचीन भारत के अंतर्गत। अगर आज की बात देखी जाए तो आज हम ये कहेंगे कि शांति व्यवस्था की बात आती है तो कहाँ शांति है, किस राज्य में शांति है। सुरक्षा और न्याय की बात आती है तो कहाँ सुरक्षा है, कहाँ न्याय है। धर्म पालन की बात आती है तो आज राजनीतिक आधार नैतिकता को नहीं माना जाता है, धर्म को नहीं माना जाता है। तो डेफिनेटली आज की जो राजनीतिक विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत हो गई है इससे, क्योंकि प्राचीन भारत में तो राज्य के उद्देश्य के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता था, जबकि आज तो व्यक्तिवादी विचारधारा, अराजकतावादी विचारधारा, ढेरों विचारधाराएं उभर करके सामने आ रही। इन सभी विचारधाराओं के ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे जब आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं समझाएंगे तब। ठीक है बेटा, इसके बाद में आप ध्यान दें यहाँ अर्थशास्त्र में, मतलब जो कौटिल्य है, कौटिल्य की रचना पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने, लिखे आप, कौटिल्य ने अपनी रचना या पुस्तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 अधिकरण है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा है कि प्रजा का योगक्षेम करना है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य का उद्देश्य बतलाते हुए कहा है कि राज्य का उद्देश्य प्रजा का योगक्षेम करना है, जनता का योगक्षेम करना है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में राज्य के उद्देश्य को योगक्षेम में सम्मिलित कर दिया कि योगक्षेम ही राज्य का उद्देश्य है। तो नोट करें आप, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि प्रजा का योगक्षेम करना ही राज्य का उद्देश्य है, या राज्य का उद्देश्य प्रजा का योगक्षेम करना है। लिखें, राज्य का उद्देश्य प्रजा का योगक्षेम करना है। अब योगक्षेम क्या है इसको समझे। योगक्षेम का सबसे अच्छा अर्थ बताया है याज्ञवल्क्य स्मृति में।
याज्ञवल्क स्मृति में। देखो अब जैसे ये है ना, यहाँ मैंने बताया आपको धर्म शास्त्रों में, तो इसके अंतर्गत बेटा मनु की मनु स्मृति आ जाएगी, है याज्ञवल्क की याज्ञवल्क स्मृति है, याज्ञवल्क की याज्ञवल्क स्मृति आ जाएगी। अब आपसे पूछा जा सकता है स्मृति से आप क्या समझते हैं, तो बेटा प्राचीन समय के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम होते थे ना, उन नियमों को स्मृति कहा जाता था। जैसे आज समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून होते हैं, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम हुआ करते थे और उन नियमों को स्मृति कहा जाता था। तो मनुस्मृति के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियम है, याज्ञवल्क की स्मृति में भी समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियम है। इसलिए याज्ञवल्क की स्मृति में स्पष्ट रूप में योग और क्षेम क्या है इसका अर्थ बताया गया है। योग उसे कहते हैं उसे प्राप्त करना जो अर्जित न हुआ हो, मतलब योग किसको कहते हैं, उसे प्राप्त करना जो अर्जित न हुआ हो। मतलब ये राज्य का उद्देश्य है कि राज्य उसको प्राप्त करे जो कि अर्जित नहीं हुआ है, जो प्राप्त नहीं किया गया है। और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो अर्जित हो गया है। मतलब क्षेम का अर्थ है कि जो आपके पास प्राप्त है राज्य के द्वारा उसकी रक्षा की जाए। इसलिए यहाँ कौटिल्य कह रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य प्रजा का योगक्षेम करना है, जनता का योगक्षेम करना है। तो योग का अर्थ है उसे प्राप्त करना जो अर्जित न हुआ हो, और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना जो अर्जित हो गया हो। मतलब राज्य उसको प्राप्त करे जो अर्जित नहीं हुआ है, और राज्य उसकी रक्षा करे जो आपने प्राप्त कर लिया है। मतलब यहाँ जो प्राप्त नहीं किया गया उसको प्राप्त करना तो क्या है, योग है, और जो प्राप्त कर लिया गया उसकी रक्षा करना क्षेम है। इसलिए प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य का उद्देश्य योग क्षेम माना जाता था। इस योग क्षेम के अंतर्गत सारी बातें आ जाती, योग क्षेम। ठीक है बेटा। इसके बाद में एक विद्वान और हैं बंदोपाध्याय, नोट करें, बंदोपाध्याय क्या कह रहे हैं राज्य के उद्देश्य के बारे में, कि राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास करना है। नोट करें इसको। बंदोपाध्याय राज्य के उद्देश्य के बारे में कह रहे हैं कि राज्य का लक्ष्य या उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक और नैतिक और आर्थिक विकास करना है। अर्थात ये कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक दृष्टि से विकास करना है, नैतिक और भौतिक दृष्टि से विकास करना है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत ये राज्य के उद्देश्य के बारे में बताया गया था। अर्थात प्राचीन भारत के इन सभी ग्रंथों के अंतर्गत प्राचीन भारत के इन सभी आचार्यों ने राज्य के ये उद्देश्य बताए थे। और इनको यदि हम संक्षेप में कहें तो हम यही कहेंगे, प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का जो उद्देश्य माना जाता था वह योगक्षेम माना जाता था। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं राज्य के कार्य। बेटा प्राचीन भारत के चाहे हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, जैसे मनु की मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नीति शास्त्र जैसे शुक्र का शुक्र नीति सार है, कामंद का कामंद की नीति सार, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें रामायण और महाभारत में राज्य के कार्यों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है। तो राज्य के कार्यों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया, तो इसको यदि हम चाहें तो संक्षेप में कह सकते हैं राज्य के कार्य कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के कार्यों को हम प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन में समाहित कर सकते हैं। बस प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन में सब बात आ जाती है, सब बात। मतलब राज्य का जो व्यापक कार्य क्षेत्र प्राचीन भारत में माना जाता था आचार्यों के द्वारा, उसमें प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन में सब कुछ आ जाता है। भाई प्रजा रक्षण का मतलब होता है जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करें। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों के द्वारा, प्राचीन भारत के आचार्यों के द्वारा स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राज्य का सबसे पहला कार्य है जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। तो इसको कह दिया प्रजा रक्षण। और दूसरा है प्रजा रंजन का मतलब होता है जन कल्याण से संबंधित कार्य करना, जैसे औषधालयों की व्यवस्था करना, धर्मशालाओं की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना है। ये सारे के सारे जो, जैसे सड़क व्यवस्था करना, रास्ते की साफ सफाई करना, ये सारे के सारे कार्य जो जन कल्याण में आते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना ये प्रजा रक्षण संबंधित कार्य है, और जन कल्याण से संबंधित कार्य करना ये प्रजा रंजन से संबंधित कार्य। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के कार्यों का जो व्यापक वर्णन किया गया या राज्य के कार्य क्षेत्र को विस्तृत माना गया है, तो उसके अंतर्गत आप केवल इतना कह सकते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के कार्य के बारे में प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन की बात की जाती थी। प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन, इसमें सब कुछ आ जाता है प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन में। जैसे यहाँ
प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्यों का आप योग 6 में ले सकते हैं, योग 6 में सब कुछ आ जाता है। वैसे ही प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के कार्य के अंतर्गत भी रक्षण और रंजन, प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन में सब कुछ आ जाता है। भले ही अब इसके लिए हमने कितने बिंदु, 6 बिंदु नोट किए हैं, इन 6 को भी समझेंगे और इसके बाद में मनु, कौटिल्य, शुक्र है, बृहस्पति है इत्यादि जितने भी प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारक उन सबको मैं अलग अलग से समझाऊंगा। तो वहां पर ये सभी राज्य कार्य के बारे में बताएंगे, तो वहां पर व्यापक रूप में चर्चा हो जाएगी। चलिए सबसे पहले तो यहाँ नोट करेंगे राज्य की अनिवार्यता और उपयोगिता, अर्थात वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के आचार्यों ने, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीषण, कामंदक, याज्ञवल्क्य, सोमदेवसूरि, बृहस्पति इत्यादि ने, या इन सभी शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत और रामायण में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य और उपयोगी है, लोगों के जीवन के लिए अनिवार्य और उपयोगी है। ये पश्चिम की तरह नहीं कहा इन्होंने कि भाई जो राज्य अनावश्यक और अनुपयोगी है या राज्य आवश्यक बुराई, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। प्राचीन भारत में स्पष्ट कह दिया है कि व्यक्ति के जीवन के लिए राज्य अनिवार्य और उपयोगी है। ठीक है बेटा। और प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए स्पष्ट रूप में बताया, मतलब प्राचीन भारत के आचार्यों ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए। और स्पष्ट व्यापक है ही, जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगा, जन कल्याण संबंधित कार्य करेगा, तो व्यापक तो हो ही गया ये है। जबकि पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम के अंतर्गत जैसी व्यक्तिवादी विचारधारा, तो व्यक्तिवादी विचारधारा तो यही कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, अर्थात राज्य को लोगों के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हैं कि राज्य अच्छा जो सबसे कम कार्य करे, व्यक्तिवादी विचारधारा कहती है पश्चिम के अंतर्गत। लेकिन हमारे प्राचीन भारत में ये बात नहीं कही गई। हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है, इन सभी ग्रंथों में इन सभी आचार्यों ने कहा है कि राज्य पुलिस संगठन से अधिक है। मतलब प्राचीन भारत के अंदर स्पष्ट रूप में कह दिया है कि राज्य एक पुलिस राज्य नहीं है, राज्य पुलिस संगठन से अधिक है। पुलिस संगठन का मतलब होता है कि पुलिस का कार्य होता है लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, लेकिन राज्य केवल लोगों की जीवन और संपत्ति की रक्षा नहीं करता है, बल्कि राज्य तो जन कल्याण से संबंधित कार्य भी करता है। इसलिए वास्तविक रूप प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य को केवल एक पुलिस राज्य नहीं माना जाता था, बल्कि वास्तविक रूप में राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना जाता था प्राचीन भारत में, जैसा कि आज माना जाता है राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत ये संकेत कर दिए गए थे कि राज्य केवल एक पुलिस राज्य नहीं है, राज्य केवल एक पुलिस संगठन नहीं है, बल्कि राज्य तो एक लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी संस्था है। प्राचीन भारत में बात कही गई स्पष्ट रूप में। चलिए अब राज्य पुलिस संगठन से अधिक है, मतलब राज्य के द्वारा जन कल्याण संबंधित कार्य किया जाएगा, केवल जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि जन कल्याण संबंधित कार्य भी किए जाएंगे। अभी इतना होने पर भी मतलब यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि राज्य के द्वारा व्यापक कार्य किए जाएंगे, कार्य क्षेत्र व्यापक होगा। यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा की तरह नहीं होगा कि भाई आर्थिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है व्यक्तिवादी विचारधारा, यहाँ पर नहीं कहा गया ये। अब लिखे आप इतने पर भी, मतलब इतना होने पर भी राज्य के द्वारा बहुत ज्यादा कार्य किए जाएंगे, इतने होने पर भी राज्य साध्य नहीं साधन मात्र था। मतलब स्पष्ट रूप में मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेवसूरि, महाभारत, रामायण है, अर्थशास्त्रों, नीति शास्त्रों, धर्मशास्त्रों स्पष्ट रूप में कहा गया राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक होगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन मात्र था। मतलब इतना कहने पर भी यहाँ इसका अर्थ यही लिया गया है कि राज्य कभी भी अपने आप में साध्य नहीं हो सकता, राज्य तो केवल साधन है, साध्य तो व्यक्ति है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, राज्य साध्य नहीं साधन मात्र था। प्राचीन भारत के आचार्य ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र था, साध्य तो स्वयं व्यक्ति है। कितनी सर्वश्रेष्ठ बात है ये। चलिए इसके बाद में विद्वान है डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में राज्य का कार्य क्षेत्र न केवल व्यापक था बल्कि समाजवादी झुकाव लिए हुए था और यह जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक था। अर्थात वास्तविक रूप में भंडारकर कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में राज्य का कार्य क्षेत्र न केवल व्यापक था बल्कि समाजवादी झुकाव लिए हुए था और यह जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक था। मतलब सभी क्षेत्रों में राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना गया और समाजवादी झुकाव लिए हुए था। समाजवादी झुकाव का मतलब ये कि राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, राज्य के द्वारा किसी भी रूप में पक्षपात ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो ये डॉक्टर भंडारकर कह रहे हैं। अब इन सब के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में आचार्यों ने क्या कुछ कहा है। तो 6 बिंदु से समझ सकते हैं। नंबर 1 प्रजा रक्षण, नोट करें प्रजा रक्षण। अब यहाँ मैंने ये संकेत दिया, इधर ये संकेत दिया, इसका मतलब प्रजा रक्षण। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई राज्य के कार्यों को यदि आप चाहें तो 2 बिंदु में समझ सकते हैं, प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो पहला ले रहे हैं आप प्रजा रक्षण,
मतलब जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। अर्थात राज्य का सबसे पहला जो कार्य, प्रमुख कार्य होगा, अनिवार्य कार्य होगा, वह कार्य होगा प्रजा रक्षण, अर्थात जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। वो राजा ही सर्वश्रेष्ठ राजा है, वह राजा ही अच्छे शासन कर सकता है जो कि सबसे पहले जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा करे। जिस राजा के राज्य में जनता का जीवन सुरक्षित नहीं है, जनता की संपत्ति सुरक्षित नहीं है, वह एक अच्छा राज्य नहीं हो सकता, एक अच्छा शासक नहीं हो सकता। वास्तविक रूप में कहा जाए तो प्राचीन भारत के आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि जब जनता रात्रि में सोए तो सोते समय वास्तविक रूप में उनके घर के दरवाजे यदि खुले हुए हैं तो वो शासन, वो राजा सबसे अच्छा है। अर्थात वास्तव में जब रात्रि में जनता सोती तो उस समय दंड जागता है, और दंड निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होगा तभी वास्तविक रूप में वहाँ चोरी डकैती का डर नहीं होगा। तो जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना ये सबसे पहला कार्य है राज्य का। तो आप नोट करेंगे प्रजा रक्षण। अब इसमें लिखेंगे शांति पर्व, अर्थात महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट रूप में कहा गया है वह राजा सर्वश्रेष्ठ होता है जिसके राज्य में मनुष्य ऐसे निर्भय होकर चलते फिरते हैं जैसे पुत्र अपने पिता के घर में। मतलब एक पुत्र अपने पिता के घर में जैसे कि बिल्कुल जो है निर्भय होकर के चलता फिरता है, वह अपने ऊपर एक प्रकार से ये सोचता है कि भाई पिता के ऊपर जिम्मेदारी मेरा क्या लेना देना, वो तो स्वतंत्र है। फिर इसी तरीके से वो राजा सर्वश्रेष्ठ होता है जिसके राज्य के अंतर्गत मनुष्य निर्भर होकर के रहे, निर्भय होकर के रहे, डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। ये महाभारत के शांति पर्व में कहा गया। इसलिए जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा करना राज्य का पहला कार्य। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य का दूसरा कार्य है समाज व्यवस्था को बनाए रखना। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, प्राचीन भारत के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का, सोशल सिस्टम का जो आधार माना जाता था वो वर्णाश्रम व्यवस्था को माना जाता था, वर्ण और आश्रम व्यवस्था को माना जाता था, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को माना जाता था, वर्ण धर्म आश्रम धर्म को माना जाता था। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राजा राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य होता था कि राजा ये देखे कि प्रत्येक वर्ण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं, प्रत्येक आश्रम की व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं, मतलब व्यक्तियों के द्वारा वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन किया जा रहा है या नहीं। वर्ण 4 प्रकार के बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करें, ये राजा देखेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी प्रकार से 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25-25 वर्ष की आयु होगी। तो यहाँ पर राजा या राजी ये देखेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आश्रम का पालन कर रहा है या नहीं, आश्रम धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। अतः आप ये कह सकते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का दूसरा जो कार्य होता था वह होता था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सोशल सिस्टम को बनाए रखना। तीसरा है कर लगाना। राजा का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, राज्य का कार्य होता है कि कर लगाए, टैक्स लगाए। लेकिन कर लगाते समय राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता को प्रताड़ित ना करे, जनता पीड़ित नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बड़ा अच्छा रूपक दिया गया है धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत और रामायण में भी, कि जैसे एक मधुमक्खी होती है, एक मधुमक्खी फूलों से रस ग्रहण करती है, रस से शहद का निर्माण होता है और शहद जन कल्याण के काम आता है। लेकिन जब फूलों से रस लिया जाता है तो फूल मुरझाते नहीं है, फूल मुरझाता नहीं है। मधुमक्खी फूलों से जब रस ग्रहण करती है तो फूल मुरझाते नहीं बल्कि फूल खिला रहता है। ऐसे ही राजा को जनता के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जिससे कि जनता मुरझाए नहीं, फूलों की तरह खिली रहे, वो मुरझाए नहीं, वो पीड़ित नहीं हो, परेशान नहीं हो, उसको कोई कष्ट नहीं हो, बल्कि आय के हिसाब से जनता के ऊपर टैक्स कर लगाया जाना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया है, मनु कह रहे हैं, यहाँ मनु अपनी पुस्तक मनुस्मृति में कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और इसके बदले में उसकी उपज का 6वां भाग प्राप्त करे। मतलब यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वह जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे, और जीवन और संपत्ति की रक्षा तभी कर पाएगा जब किसी बदले में उसकी उपज का 6वां भाग प्राप्त करे। उपज का 6वां भाग प्राप्त करे तो ये कर हो गया, टैक्स हो गया। ठीक है, बाकी मनु की कर व्यवस्था है, इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। चौथा है जन कल्याण को प्रोत्साहन। प्राचीन भारत के अंतर्गत चौथा जो राज्य का कार्य माना जाता था वह जन कल्याण को प्रोत्साहन देना माना जाता था। अब जन कल्याण, इसका मतलब मैंने यहाँ 2 लाइनें खींची है, यहाँ पर 2 लाइनें, इसका मतलब है प्रजा रंजन। तो जन कल्याण मतलब प्रजा रंजन, अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का कार्य प्रजा रंजन भी माना जाता था या जन कल्याण से संबंधित कार्यों को भी माना जाता था। तो नोट करें, जन कल्याण को प्रोत्साहन, जैसा कौटिल्य ने कहा है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, उसके कल्याण में राजा का सुख है, मतलब जनता के कल्याण में राजा का सुख है। और राजा को वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य से जनता को आनंद मिले। राजा को वो कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए जिस कार्य से स्वयं राजा को तो आनंद मिले
मिले लेकिन जनता को आनंद नहीं मिले। मतलब राजा को उसी कार्य को करना चाहिए जिस कार्य को करने से जनता का कल्याण हो, जनता को आनंद प्रसन्नता की सुख की प्राप्ति हो। ये कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित कार्यों को महत्व दिया गया था। स्पष्ट रूप में राजा को कहा गया था कि जनता के कल्याण से संबंधित कार्य, जनहित से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। किसके द्वारा? राजा राज्य के द्वारा। उस समय राजा और राज्य का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए मैं कभी राज्य बोल देता हूँ, कभी राजा बोल देता हूँ। पांचवा है आर्थिक कार्य। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था संबंधित कार्य भी किया जाता था, आर्थिक कार्य भी किया जाता था। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत के अंतर्गत भारत के आचार्यों ने या इन शास्त्रों के अंतर्गत महाभारत रामायण में जो आर्थिक कार्य बताया गया था, इसका आर्थिक कार्य के संदर्भ में भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थक नहीं किया गया था। मतलब प्राचीन भारत में राज्य के कार्य के बारे में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने लिखा है हस्तक्षेप के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। मतलब प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार, प्राचीन भारत के आचार्य प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत और रामायण के अंतर्गत हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया गया। हस्तक्षेप के सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। जैसे कि व्यक्तिवादी विचारधारा, पश्चिम में व्यक्तिवादी जो विचारधारा, व्यक्तिवादी विचारधारा कहते हैं कि वो राज्य सबसे अच्छा है, वो राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम कार्य करे, और आर्थिक क्षेत्र में तो राज्य को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। जबकि प्राचीन भारत के आचार्यों ने प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार को स्पष्ट रूप में कह दिया। क्या कह दिया? कि सार्वजनिक हित के लिए, जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है अनेक आर्थिक कार्य, अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में प्राचीन भारत के आचार्यों के द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक हित के लिए राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित अनेक कार्य किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, औषधालय की व्यवस्था करना, धर्मशालाओं की व्यवस्था करना है, मंदिर की व्यवस्था करना, मंदिरों का निर्माण कराना। इसी के साथ में मैं कहूँगा कि उस समय जैसा कि कौटिल्य ने तो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में साफ लिखा है कि वेश्यालयों की व्यवस्था भी करे, शराबालियों की व्यवस्था भी करे, क्योंकि कौटिल्य मानकर चलता था कि भाई मानव में कुछ ऐसे दुर्गुण होते हैं कि जिन दुर्गुणों को समाप्त नहीं किया जा सकता। मानव में कुछ स्वाभाविक बुराइयां होती हैं, स्वाभाविक अवगुण होते हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप देखिएगा कौटिल्य कितने व्यवहारिक थे, जिन्होंने कह दिया था कि भाई राजा के द्वारा वेश्यालयों की, शराबालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कौटिल्य कोई ऐसी थोड़ी ना था कि भाई उस समय अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा था, नहीं, उसने तो कह दिया कि व्यक्ति में कुछ स्वाभाविक अवगुण होते हैं, इसलिए उनको हम पूर्ण रूप में दूर नहीं कर सकते, तो उनकी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, जिससे कि उन अवगुणों को बढ़ावा नहीं मिले बल्कि वहीं पर उनको विराम लग जाए। ठीक है बेटा। छठा है अंतरराज्य संबंध। प्राचीन भारत के आचार्यों ने, जैसे विशेषकर मनु ने अपनी मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, शुक्र ने अपने शुक्र नीति सार के अंतर्गत स्पष्ट रूप में अंतरराज्य संबंधों का सिद्धांत दिया है। प्राचीन भारत के अंतर्गत अंतरराज्य संबंधों का जो सिद्धांत दिया गया है, यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का यह कार्य भी माना जाता था, क्या? अंतरराज्य संबंध, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित करे। और ये तो सत्य है कि कोई भी राज्य विदेश नीति तो तय करेगा ही करेगा। आज अंतरराज्य संबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह देते हैं हम, आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। प्राचीन भारत में इसको अंतरराज्य संबंध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतरराज्य संबंध, या इसको परराष्ट्र संबंध भी कहते थे बेटा, परराष्ट्र संबंध या अंतरराज्य संबंध। तो इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य के द्वारा परराष्ट्र संबंध या अंतरराज्य संबंध से संबंधित कार्य भी किया जाता था। अंतरराज्य संबंध के अंतर्गत इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्ष माने जाते थे। मनु, कौटिल्य, शुक्र, तीनों के द्वारा माना गया। विशेषकर मनु, कौटिल्य, शुक्र के द्वारा तीन पक्ष माने, तीन सैद्धांतिक पक्ष। तीन सैद्धांतिक पक्ष में इन्होंने मंडल सिद्धांत दिया है, नीति के 4 उपाय बताए। मंडल सिद्धांत में राज्य मतलब जो राज्य मंडल होता है, मंडल का मतलब राज्यों का घेरा, तो राज्य मंडल सिद्धांत दिया है। राज्य मंडल में 12 राज्य होंगे, मंडल मतलब राज्यों का घेरा, तो राज्य मंडल सिद्धांत दिया है। नीति के 4 उपाय बताएं, साम, दाम, भेद, दंड, और 6 गुणी नीति दी है इन्होंने, 60 गुण नीति जिसको बोलते हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय। संधि, विग्रह, फिर से बोलो, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय, इसको 60 गुण नीति कहा जाता था। 3 बातें होगी, राज्य मंडल, नीति के 4 उपाय, 60 गुण नीति। ये परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में इसका सैद्धांतिक पक्ष हो गया। व्यवहारिक पक्ष में 3 बातें बताई है मनु, कौटिल्य, शुक्र ने। क्या क्या बताया है?
गुप्तचर व्यवस्था की बात की है, गुप्तचर व्यवस्था की बात की है, दूत व्यवस्था की बात की है और युद्ध की बात की है। तो तीन सैद्धांतिक, तीन व्यवहारिक पक्षों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है। इन सब के ऊपर जब हम मनु, कौटिल्य, शुक्र समझाएंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तो केवल इतना ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राज्य का छठा कार्य माना जाता था वह अंतर्राज्य संबंध माना जाता था। अब ये संबंध कैसे स्थापित किया जाए इसके बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, मैंने आपको बता दिया, तीन सैद्धांतिक और तीन व्यवहारिक। ठीक है, तीन सैद्धांतिक में राज्यमंडल है, नीति के चार उपाय, साम दाम भेद दंड और 60 गुणी नीति। 60 गुण मतलब 6 गुणी नीति या नीति के 6 मंत्र। 6 मंत्र संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधिभाव, संश्रय। ठीक है बेटा, हो गए कंप्लीट। और व्यवहारिक पक्ष में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध। तो तीन तीन बातें होगी, तीन के बारे में व्यापक रूप में मनु, कौटिल्य, शुक्र ने लिखा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राज्य का जो कार्य क्षेत्र था वो व्यापक बतलाया गया था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ निष्कर्ष रूप में लिखा है क्या, प्राचीन भारत के आचार्यों में जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, सोमदेव सूरी, बृहस्पति, इन सबको ले सकते हैं आप। प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक माना। नोट करें, प्राचीन भारत के आचार्यों ने जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव सूरी, कामंदक, इन सभी ने राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक माना। राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक क्यों माना? व्यापक माना जिससे कि प्रजा की रक्षा मतलब जनता के जीवन संपत्ति की रक्षा, प्रजा की रक्षा और सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा हो सके और इसी के साथ में जनता का, लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना। और राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना तो इसमें मैंने प्रारंभ में भी कहा था प्रजा रक्षण, प्रजारंजन की बात की गई है और अंत में भी कह दिया प्रजा की रक्षा करे मतलब प्रजा रक्षण और सर्वांगीण विकास मतलब प्रजारंजन। तो बेटा राज्य के कार्य क्षेत्र की बात आती है तो आप केवल प्रजा रक्षण, प्रजारंजन, ये एक सूत्र हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। आप इसके आधार पर प्राचीन भारत के आचार्यों के द्वारा राज्य का क्या कार्य क्षेत्र बताया है इसको आसानी से समझ सकते हैं। केवल इतना नोट कर लेंगे, प्रजा रक्षण, प्रजारंजन, प्रजा रक्षण, प्रजारंजन में, प्रजा रक्षण, प्रजारंजन में ये सारी बातें आ जाती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे समझ गए होंगे कि प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्य कार्य क्या बताए गए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें, मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति, सोमदेव सूरी, इधर मैंने तीर के निशान से संकेत किया। इसका मतलब ये है कि राज्य के कार्य के बारे में इन सभी प्राचीन भारत के आचार्यों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक होगा। इसका मतलब ये होगा। फिर इधर आए धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत, रामायण में स्पष्ट रूप में बताया गया है कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक हो। ये तो इसकी बात होगी। अब इधर आए, प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के उद्देश्य के बारे में अगर निचोड़ निकालेंगे तो यही कहेंगे कि योगक्षेम, राज्य का उद्देश्य योगक्षेम माना है। तो इसका मतलब यहाँ इधर हो गया धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों स्पष्ट रूप में बताया गया है कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा। राज्य के उद्देश्य के बारे में प्राचीन भारत के आचार्यों ने प्राचीन भारत के शास्त्रों में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाएगा। तो इसके माध्यम से मैंने यहाँ संकेत कर दिया, मतलब धर्मशास्त्रों, नीति शास्त्रों, अर्थशास्त्रों, महाभारत, रामायण के अंतर्गत राज्य के क्या उद्देश्य बताए गए ये समझेंगे और प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के क्या उद्देश्य बताएंगे, ये सारी बातें इधर स्पष्ट होगी। तो इसका मतलब यहाँ ये संकेत इधर भी है, इसका संकेत इधर भी है, इसका संकेत इधर भी है, इसका संकेत इधर भी है। मतलब प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के उद्देश्य क्या बताएं, प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य क्या कार्य बताएं, ये दोनों बातें मैंने आपको अच्छे समझा दिए। अब मुझे पूरा विश्वास है आप प्राचीन भारत में राज्य के क्या उद्देश्य माने जाते थे और राज्य का क्या कार्य क्षेत्र था इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे जैसे हम मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव सूरी इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण विचारक है हम आपको समझाएंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, भले ही मैं मनु के राज्य के कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, शुक्र के राज्य कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कौटिल्य के राज्य कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सारे के सारे राज्य के कार्य आप मनु, कौटिल्य, शुक्र, भीष्म, कामंदक, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, सोमदेव सूरी सब के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्राचीन भारत के आचार्यों ने राज्य के इन कार्यों का समर्थन किया है। ठीक है बेटा, और फिर भी दिक्कत आए तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि राज्य के कार्य की बात आती है, राज्य के कार्य के बारे में प्रजा रक्षण, प्रजारंजन की बात की गई है और राज्य के उद्देश्य की बात आती है तो राज्य का उद्देश्य प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया था और योगक्षेम को ही राज्य का उद्देश्य माना गया था। योगक्षेम का क्या अर्थ है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य के उद्देश्य कार्य को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।